नमस्कार साथियों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के बारे में पढ़ेंगे। विविधता। विविधता जो है कि हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। ये क्लास 6 का है। क्लास 6 का NCERT, इसको भी ये हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं विविधता की समझ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। मतलब यहाँ पर कहा गया कि जो कक्षा है उसमें हम लोग को चारों ओर जो है कि नज़र दौड़ाना है। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? मतलब जब नज़र दौड़ाएंगे और देखने के बाद ये देखना है कि जो कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। और इस पाठ में आप पढ़ोगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। इस पाठ में जो है, इस अध्याय में क्लास 6 का पहला अध्याय है विविधता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बताना है या देखना है कि पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कितने प्रकार से जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि हमसे भिन्न दिखाई देते हैं, हम लोगों से भिन्न दिखाई देते हैं। इस पाठ में आप पढ़ोगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, मतलब उसका जो देखने पर भी जो है वो अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। और यदि उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया जाए तो अलग अलग क्षेत्र में आते हैं। जैसे हमारा ही जो है कि भारत है, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यदि उत्तर से लेकर पश्चिम, पूरब से लेकर दक्षिण से दूसर चारों दिशाओं की ओर देखें, उत्तर से दक्षिण देख लीजिए, पूरब से पश्चिम देख लीजिए, जहाँ से भी देखना है। और हर एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाषा भूषा सब चेंज हो जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है कि पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। बढ़िया से देखेंगे और हम लोग समझेंगे। तो इस बातों को जो है ध्यानपूर्वक देखना है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम सब लोग को देखना है। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। मतलब त्यौहार को देखा जाए, खान पीन को देखा जाए, भाषा देखा जाए, तो सारे जो है कि भिन्न भी दिखाई देते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाते हैं। और इसकी जो है कि भिन्नता जो है कि ऐसा नहीं कि हम लोग को नुकसान पहुंचाती है, इससे हम लोग को जो है कि रोचक और बढ़िया और आगे बढ़ाने का कार्य भी करती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। मतलब इन विविधताओं को ही देखा जाए तो हम लोग को जैसे असम में असमिया बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, झारखंड में खोरठा बोला जाता है, बिहार में जो है मगधी, बहुत अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। त्यौहार देखा जाए तो कहीं पर पोंगल बनाया जाता है, कहीं पर जो है कि बैसाखी बनाया जाता है, तो कहीं पर कुछ और त्यौहार मनाए जाते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि भारत जो है इतनी विविधता वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की विविधताएं ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मतलब अब इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है कि क्या दिक्कत है या क्या समस्या है, या फिर जो है कि हम लोग की जो विभिन्नताएं से किस प्रकार से लाभ हो रही हैं। और इन सारे बातों को हम लोग यहाँ पर इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। मतलब ये जो चित्र जो देख रहे हैं, 3 चित्र, ये क्लास 6 के बच्चों ने जो है बनाया है। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। ये खाली बक्सा जो दिया गया है, इसमें आप अपना चित्र बना सकते हैं। आपका चित्र 3 चित्रों जैसा ही होगा। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। मतलब कि जो आप चित्र बनाइएगा, हो सकता है कि इन 3 चित्र है उससे जो है कि भिन्न दिखाई देगा। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ पर यदि हम लोग चित्र को देखते हैं तो तीनों एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है और तीनों अलग अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार से इस बॉक्स में यदि हम लोग चित्र बनाते हैं तो वह चित्र भी जो है कि भिन्न ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सेम बनाया जाएगा, क्या कि खुद का चित्र बनाना है, एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका है। और हम लोग का जो चित्रकारी करने का भी तरीका जो है वो अपना अपना तरीका है। मतलब हम लोग अलग अलग तरीक़ा से चित्र बनाते हैं, इसलिए जो है कि यहाँ पर अलग होगा। हम लोग का जो बोलने का तरीका हो, खाने का तरीका हो, या फिर जो है कोई कार्य करने का तरीका हो, या फिर कुछ बनाने या छापने का तरीका हो, तो उसमें भी हम लोग अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। इस कारण से यहाँ पर चित्र जो है कि क्या होगा, अलग दिखाई देगा। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में विभिन्नता है। जिस प्रकार यहाँ पर 3 चित्र हैं,
हैं और तीनों चित्र में विभिन्नता है, और हम जो खुद बनाएंगे चित्र उसमें भी विभिन्नता आएगा। इसी प्रकार से जो देखा जाए तो हम लोग का जो है खान पान रहन सहन जितना भी है उसमें भी विभिन्नता जो है दिखाई देता है, उसमें भी विभिन्नता क्या होता है, दिखाई देता है। अपनी अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यहाँ पर जो है अपने बारे में कुछ निम्नलिखित जानकारियाँ मांगा गया है, तो देखते हैं क्या मांगा जाता है। बाहर जाते समय मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मतलब यहाँ पूछा गया है कि बाहर जाते समय हम लोग पहनना पसंद करते हैं, तो क्या पहनना पसंद करते हैं, कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, उसको यहाँ पर लिखना है। मैं घरों में बात करती हूँ, मतलब घर में क्या बात करते हैं, किससे बात करते हो, इसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लिखा मेरा पसंदीदा खेल है, मतलब सबका अपना अपना पसंदीदा खेल होता है, तो किसका क्या पसंदीदा खेल है उसको यहाँ पर लिखना है। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, मतलब कोई किताब है जो हम लोग को पढ़ने का जो है कि पसंद है, वो यहाँ पर जो है लिखना है। तो ये आप जो है कि आपके द्वारा लिखा जा सकता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं, मतलब कि जो है कि जो शिक्षक है जो पढ़ा रही है, जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही है, उससे ये पता करिए कि ये जो निम्नलिखित प्रश्न थे उसमें से कितने लोगों का जो है प्रश्न जो है कि एक साथ मेल कर रहा है और क्या किसका किसका आंसर जो है कि मेल नहीं कर रहा है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। यहाँ पर पूछा गया है कि आप जब खुद का आंसर दिए हैं और ये आंसर जो है कि क्या आपका कोई ऐसा साथी है जो उसका जो हूबहू इस एक ही जैसा ही सवाल एक ही जैसा ही जो बनता है, शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है, मतलब यहाँ पर देखना है कि आपके जैसा कितने साथी हैं जो किताब पढ़ने पसंद है। आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब कि यदि पसंद के मामला हो या वेशभूषा के मामला हो या फिर जो है कि जो भी हो, उसमें जो है कि आप किस प्रकार से अपने साथियों से जो एक जैसा है और एक जैसा जो है कि आप जो है अलग दिखाई देते हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने और छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मतलब क्या है कि जनपद जो रास्ता था, जो जनपद जो दिल्ली में है, वहाँ पर क्या है कि वो जो है कि रास्ते में क्या अखबार बेचने का कार्य करता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वहाँ अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन सुर्खियों का वह हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब क्या है कि वो लड़का जो है कि जब भी देखता था साइकिल से जाते हुए, तो वो जो है कि हर बार जो है कि अखबार बेचने के क्रम में हिंदी और इंग्लिश के मिले जुले शब्दों को मिलाकर वो बोलता था। उसका मुंह, और जब इंग्लिश के जगह उन्हें हिंदी का अखबार मांग लिया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। उनसे पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। मतलब वो जो अखबार बेचने वाला है उसने कहा कि आपको हिंदी आती है? तो उसने कहा कि बिल्कुल हमने जो है कि हिंदी आती है और पैसा जो है कि दे दिया। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो? फिर बोला गया कि तुम जो है लगते हो पूरा अंग्रेज, तो तुम हिंदी पढ़ सकते हो? तो बोला हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैंने हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। मतलब इसके बाद उसने कहा कि मैंने जो स्कूल में हिंदी को जो है कि मैंने पढ़ा है। सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। और अखबार बेचने वाला पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो स्कूल कभी नहीं गया उसको क्या सब्जेक्ट के माने बताओ। वह कुछ होता है, मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मैंने पीछे गाड़ियों के हॉर्न शोर को 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ाने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो उसने जो है कि अखबार देते हुए कहा कि भैया आप बताइए कि ये जो है सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। अंग्रेजी का यह शब्द उनकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी सब्जेक्ट शब्द को
दूसरा अर्थ प्रजा उस अर्थ में उनका प्रयोग कर रहा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उनके उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसके बाद जो है कि जवाब देते हुए उसने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो उसने इशारा करते हुए कहा कि जब मेरा हाइट जो है कि इतना ऊंचा था उसी समय से मैं काम करना जो है शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल के गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और उसने जो साइकिल का सीट है उसको जो नापते हुए कहा कि जब तक मैं इतनी ऊंचाई का था, इतना हाइट का था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पहले मेरी माँ के साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। पहले जो है कि माँ के साथ जो है कि यहाँ पर आ जाता था, फिर जो है कि अब जो है वो अकेले सारा कार्य जो है कर लेता। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, ओ मेरठ में। और उसके साथ मतलब कि जो पीछे से चिल्लाते हुए आवाज़ से बोला गया कि माँ जो है कि मेरठ में है। बाकी ट्रैफिक शोरगुल से डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। और बड़े शर्माते हुए मैंने पूछा, आपका नाम? मतलब कि जो साइकिल वाला उसने बताया मेरा नाम समीर है और उससे जो है कि पूछा गया। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मतलब उसका नाम भी जो है कि समीर है। मतलब साइकिल जो चला रहा था उसका नाम भी समीर था, जो अखबार बेच रहा था उसका भी नाम समीर था। मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? मतलब जो है कि पूछा गया कि क्या समीर का अर्थ आप जानते हैं? तो उसने कहा, समीर का अर्थ हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन जानते हो? हनुमान। तो अब वे आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। तो उनका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैंने साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके साथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, माँ, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मतलब मेरठ में जो है कि दंगा हो गया था, तो उसने जो है कि कहा कि वहाँ पर बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मैंने तभी लोग मेरठ में हैं, उनकी आंखें भर आई। जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है, समीर एक और समीर दो। मतलब जो समीर अखबार बेच रहा था और जो समीर अखबार पढ़ रहा था, दोनों दो में कोई तीन अंतर लिखे। और दोनों में से क्या है कि जो है कि समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखे। मैंने क्या अंतर है? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? मतलब ये अंतर जो है उनसे आपस में दोस्त बनने से रोक पाएगा? अगले दिन वह चौराहे पर फिर था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। मतलब कि एक दिन फिर दिखा, अगले दिन दिखाई दिया, फिर उसके बाद कभी वह दिखाई नहीं दिया। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। मतलब अंग्रेजी का अखबार हो या हिंदी का अखबार हो, अब जो है कि कोई बता नहीं सकता कि समीर दो आखिर है कहाँ, कौन सा स्थान में जो है समीर चला गया। ये तो नहीं छपता। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बात कर पाएँ, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी है। मतलब समीर एक और समीर दो की जो धार्मिक परिस्थितियाँ जो है वो भी जो है कि दोनों अलग अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। मतलब दोनों में दोस्ती हो गई थी क्योंकि दोनों आपस में दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भी भिन्नता की एक पहलू है। मतलब कि इनकी जो है खान पान, भाषा में भी अंतर है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। मतलब समीर एक जो है कि वो जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और समीर दो जो है कि वह अखबार बेच रहा था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और उनकी भोजन
घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरा नहीं हो पाती है। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। वह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे और ऐसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, या लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार घर के पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है और आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इसे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसे बारे में अगले पार्टों में पढ़ोगे। मतलब इसके बारे में क्या है, अगले पार्टों में मतलब हम लोग जो नेक्स्ट जो है कि अलग अलग चैप्टर लेसन जो पढ़ने वाले हैं उसमें इसकी जानकारी जो है कि हम लोग को मिलेगी। यहाँ पर समीर 1 और समीर 2 की कहानी को हम लोग ने जो है कि पढ़ा। समीर 1 और समीर 2 में जो है कि मुख्य विभिन्नताएँ जो है कि देखने को जो है मिलती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है कि क्या है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधताएँ जो है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इसको अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। मतलब जो दोस्त है आपके अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग उनसे अलग अलग कपड़े, अलग अलग खान पान, अलग अलग त्यौहार को भी जो आपने जो है कि बनाया होगा। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन की कल्पना प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल के जानवरों को नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़ कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों को गोते लगाए हैं। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी है। कल्पना कीजिए कि जिसकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। मतलब ऐसे कोई कहानी उसका जो है कि क्या है, लाल और सफ़ेद। एक तरफ का खाना खाते हैं, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पंछी को पालते हुए, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। और केवल सांप और सीढ़ी के खेल मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हाँ नहीं, यहाँ पर जो हम लोग देखा कि वृत्तांत, प्यार, सम्मान के किस्से, लोगों के जो है कि जिस प्रकार से दोस्ती यारी, जिस प्रकार के रहन सहन हो, उसके प्रकार से फैसले, उस प्रकार से राइटर की कहानियाँ जो यहाँ पर होते हैं। कुछ अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों को निकाल कर कुछ खास कहानियाँ लिखी है। बहुत सारे ऐसे राइटर होते हैं जो अपने बचपन की बातों को जो है कि कहानी के रूप में वर्णित करते हैं। कल्पना कीजिए जैसी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है। मतलब यहाँ पर हम लोग कल्पना करना है कि जिसकी कहानी हम लोग पढ़ा और सुना है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों की ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े, मतलब कि जो कहानी सुना रहे हैं वो जो है कि ऐसा रहना पड़े कि वहाँ पर 2 ही कलर का जो है कपड़ा पहनना पड़े। पहला लाल और दूसरा क्या है, सफ़ेद। एक तरफ का खाना खाते हैं, शायद आलू। और समान रूप से केवल 2 पशु पंछी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। मतलब 2 पशु को पालते हैं, 2 जो है कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद और लाल। और जो है पशु को पालते हैं, हिरन और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी खेल के अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। मतलब ऐसा स्थान में यदि कोई रह रहा है तो उस किस प्रकार की कहानियाँ जो है लिख पाएगा। सोचने कल्पना करने का चीज़ है, कल्पना करिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा कहानी तो नहीं लिख पाएगा। भारत में विविधता, भारत विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत एक विभिन्न भाषाओं वाला देश है।
और अलग अलग भाषाएं बोला जाता है। भारत में जो है भारत में जो 28 राज्य हैं, उसमें जो है 28 राज्य में अलग अलग भाषाओं और उसके क्षेत्र के अंदर भी अलग अलग बोली जो है कि यहाँ पर बोला जाता है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और जो है कि यहाँ पर जो खाना खाना वो भी जो है विभिन्न भिन्न प्रकार के खाना और विभिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार को भी जो मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को पालन करते हैं और जो है कि बहुत सारे धर्म का हम लोग पालन करते हैं। जैसे हम लोग देखा जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब अलग अलग धर्म हैं। यहूदी, सब धर्म यहाँ पर लगभग लगभग पाए जाते हैं और सारे लोग का मान्यता और पालने का तरीका जो अलग अलग होता है। सोचो कि वास्तव में हम एक ही तरह के चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। हम विविधता को कैसे समझें, यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर समझना है कि विविधता को कैसे समझें। करीब 2 सवा 2 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, मतलब आज से 200 साल पहले यदि हम लोग बात करते हैं और उस समय जो है कि देखा जाए तो हवाई जहाज़, रेल, बस, कार इत्यादि जो है कि हम लोग पास नहीं हुआ करते। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। उस समय भी लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों, ऊँट में बैठकर, या तो पानी के जहाज़ पर जैसे हम लोग नाव कहते हैं, घोड़ों में, ऊँट में बैठ कर जाते थे या पैदल भी चलते और यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्रा खेती और बसने के लिए नई ज़मीन तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। मतलब क्या है कि अक्सर जो ये यात्रा जितने भी किया जाता था या तो ज़मीन की तलाश में या व्यापार की तलाश में किया जाता था। चूँकि यात्रा बहुत समय लगता था, यदि हम लोग के पास गाड़ी नहीं है और हम लोग चल के यात्रा कर रहे हैं, घोड़े से यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग को जो है कि समय जो है कि लगता था। इसलिए लोग कई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसलिए जो है कि लोग जो है कि जिस जगह में यात्रा करते थे, यात्रा करने के समय कई कई स्थानों पर जो है रुक जाते थे, ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार बार छोड़ देते थे और जो है कि सूखा और अकाल होने कारण से भी जो है कई लोग जो है अपना घर जो है कि बार बार छोड़ के जो है कि घर ही चेंज कर लेते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। मतलब जब उसे खाना पीना का दिक्कत होता था तो वो जो है नई स्थानों पर जाकर वहाँ पर उत्पादन करने लगते थे और खाने पीने की व्यवस्था करने लगते थे और जो है अपना जो मूल घर जो होता था वो छोड़ देते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। बहुत सारे युद्धों के कारण से और बहुत सारे लोग जो है कि कामों के तलाश में भी जो है कि घर छोड़ देते थे। लोग जब कई नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था और जब जो है कि नए नए स्थानों पर जब जाया जाता था तो उस समय जो है कि बदलाव भी होने लगता था उनके जो है रहन सहन में। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें जो नई चीज़ों को अपना लेते थे और कुछ चीज़ों को जो है पुराने जिस तरह से चलता था उसी तरह से चलता था। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था और उनका जो है कि देखा जाए तो भाषा, भोजन, संगीत, धर्म इत्यादि जितना है अलग अलग जो होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। मतलब जो पहले की जो संस्कृति थी और जब घर बदलने के बाद जो संस्कृति हुई, दोनों को मिलने के बाद जो है कि मिली जुली संस्कृति जो है कि देखने को मिलता था। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभाव में वहाँ के जीवन और संस्कृति का आकार देने में योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विभिन्न संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों के किस प्रकार समझ बैठाते थे, उससे विविधता उत्पन्न होती थी। मतलब क्या कि जगह चेंज हुआ, घर चेंज हुआ तो वहाँ भाषा और प्रकृति और वातावरण चेंज होता था, उसके अनुसार से जो है कि सारी चीज़ होते थे। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। जो कोई समुद्र के पास रह रहा वहाँ का मौसम और प्रकृति अलग होती है और जो पहाड़ी में रहता उसका जो है प्रकृति और मौसम जो है अलग होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदत में फ़र्क होता है। जो समुद्र किनारे थे लगभग उन लोग मछली में जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या बोला जाए, खान पान की आदत तो जो है क्या आराम से ही फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। मतलब कि जो है कि शहर में जो है कुछ ही लोग हैं जिसने जो है कि खेती करते हैं और जो है कि अपना अनाज उगाते हुए इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। जो शहर के लोग होते हैं वो सारे के सारे जो है कि बाज़ार पर निर्भर
होते हैं, बाज़ार में सब्जी आता है, वहाँ से जो है खरीद लेते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों क्या असर पड़ता है। मतलब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है। एक लद्दाख दिया गया है जो आज के वर्तमान समय में यूनियन टेरेटरीज़ में सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरीज़ है, और केरल जो है कि जो है आपका जो है एक राज्य है। दोनों में एक विभिन्नता तो यहीं पर हो गया कि एक जो है यूनियन टेरेटरीज़ है और दूसरा जो है कि क्या है, राज्य है। और आगे जो है कि हम लोग अंतर जो है देखेंगे आगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पैसे को कैसे प्रभावित करते हैं। हम लोग को यहाँ पर जो है एक नक्शा देखना है। एटलस देखिए और मैप में देखिए कि लद्दाख कौन सा जगह है। तो लद्दाख आपको कहाँ मिल जाएगा, लद्दाख आपको जो है कि कश्मीर के क्षेत्र जो हम लोग है वहाँ जो है जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा। आज के समय वो जो यूनियन टेरेटरीज बन चुका है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और केरल जो है दक्षिण के क्षेत्र मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। तो उनमें जो है कि दूरी भी जो दिखाई देगा और जो है कि मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा, दोनों में जो है अंतर दिखाई देगा। और इस चीज़ को जब हम लोग देखेंगे, ढूंढेंगे, तो बहुत सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ देखिए पहाड़ी इलाका, ये जो पहाड़ी इलाका जो है यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर, तो ये लद्दाख है। ये लद्दाख का जो चित्र यहाँ पर छपा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख क्या है, एक जो है कि रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती के संभव है। मतलब यहाँ पर खेती जो देखा जाए तो बहुत ही कम आप जो है खेती को किया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर जो है बारिश जो है मतलब वर्षा जो है बहुत कम होता है। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पहला तो यहाँ बारिश होता कम है, और दूसरा बात यहाँ पर जो है कि बर्फ़ से ढका होता है, तो खेती की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। मतलब जहाँ पर जो ज़मीन ही नहीं रहती है, मतलब कभी जो है कि बारिश ही नहीं हुआ, बारिश बहुत कम मात्रा में हो रहा है, ऊपर से बर्फ़ ढक जा रहा है, तो वहाँ पर जो है कि पेड़ों की मात्रा जो है बहुत कम होती है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। मतलब ये जो बर्फ़ पिघलते हैं उससे जो है पीने पर मजबूर होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। मतलब एक बकरी जो पाल जाता है लद्दाख में जिससे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिल पाता है। और बकरी का जो है कि नाम पश्मीना हो रख सकती है, और उससे मिलता है तो पश्मीना ऊन मिल गया। और ये बकरी है या ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। मतलब क्या, ये ऊन जो है कि महंगी होती है, इसलिए ये जो महंगा होता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और इस ऊन को जो है कि मतलब कि बहुत सावधानी पूर्वक बहुत बढ़िया से जो है कि इसको किया जाता है, और फिर कश्मीर में इसको जाकर बेच दिया जाता है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है, और जो ऊन को बेचा गया वो कश्मीर में जो है कि इसे शॉल के रूप बनाया जाता है, माने बुना जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। मतलब हर परिवार के पास जो है गाय है, बकरी है और याक जो है होता है। कहाँ पर होता है, तो लद्दाख में होता है। और आगे देखते हैं, रेगिस्तान में होने या मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। मतलब यहाँ पर जो है लद्दाख को एक बहुत अच्छा जगह माना गया, जिसमें गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके पे पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत का क्षेत्र जाने का रास्ता भी यहाँ से जाया जाता है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। मतलब उस समय जो है कि कच्चा रेशा, मसाला, सब सारा ले जाने का कार्य जो है किया जाता था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये जो बौद्ध धर्म जो तिब्बत में जो गया है, ये लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा है। लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को जो है कि छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और यहाँ पर जो है 400 साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में जो है कि अच्छी खासी संख्या में जो है मुसलमान रहते हैं। लाखों में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। यहाँ पर जो है कि कविताएँ
और जो है गाने जो है सॉन्ग जो है यहाँ पर जो है पोएम और सॉन्ग जो है कि बहुत मात्रा में। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ये तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्धो दोनों ही लोग गाते हैं। और ये जो है केसर सागा जो है ये दोनों लोग जो है कि गाते हैं, मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं और उसमें जो नाटक करने का कार्य भी जो करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा चीज़ देखते हैं, केरल। दूसरा क्षेत्र देखते हैं जिसका नाम है केरल। हम लोग यहाँ पर दो चीज़ के बारे में बात करना था। पहला बात की हम लोग लद्दाख के बारे में। लद्दाख में क्या है, एक बकरी जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। लद्दाख का मौसम जो है कि आपको पता चला वहाँ का बहुत कम बारिश होता है और जो है कि उसमें जो बर्फ़ भी ढका रहता है और पानी पीने के लिए जो बर्फ़ को पिघलने वाला पानी उसको जो है पीने का कार्य करता है। साथ में जो है कि वहाँ पर जो है कि आपका जो है कि बौद्ध धर्म और मुसलमान धर्म 400 वर्ष पहले वहाँ प्रचलित हुए। आज अच्छी खासी संख्या में वहाँ पर मुसलमान और बौद्ध रहते हैं। और एक सांगा केसर सांगा नामक ग्रंथ है तिब्बत का, जो वहाँ पर जो बौद्ध और जो है क्या कहते हैं मुसलमान दोनों जो उसके संगीत कविताएं को जो है सॉन्ग को गाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। या एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो केरल है वो जो भारत में दक्षिणी पश्चिम कोने पर बसा हुआ राज्य है। या एक तरफ से समुद्र से घिरा मतलब समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो पहाड़ियों से घिरा हुआ। इन पहाड़ियों का विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक है। मतलब वहाँ पर जो है जब अच्छा उत्पादन होगा तो वहाँ पर आकर्षण व्यापारी लोग जो है आकर्षित होते हैं। सबसे पहले अरबी और अयहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत तथा संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। जो संत थॉमस थे वो जो 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और भारत का जो ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है संत थॉमस को ही जाता है। भारत में जो ईसाई धर्म चल रहा है इसमें यदि श्रेय किसी को दिया जाए तो धर्मदूत ईसा मसीह के जो धर्मदूत जो है संत थॉमस को दिया जा सकता है। अरब में कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, मतलब तो बतूता जो है कि वो भी जो यहाँ पर आए थे 700 साल पहले। वो अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय का यहाँ बड़ी इज्जत थी। मतलब मुसलमान लोग का जो है कि इस केरल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता भी जान पाया। मतलब वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे और पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा हैं वो जो है कि जो भारत में जो वो जो है एक समुद्री रास्ते से जो है कि वास्को डी गामा भारत केरल के राज्य में कालीकट जो है जगह है वहाँ पर आए थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। आज यदि देखा जाए तो केरल में जो है अनेक प्रकार की धर्म वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे वहाँ पर यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म शामिल है। वहाँ पर इन धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन का जो देश है उसके जो व्यापारी हैं वो भी जो भारत आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। और जो आज के समय में भी जो है कि केरल में जो इस्तेमाल किया जाता है जाल का वो जो चीन का जाल से भी जो है हूबहू मैच करता है और उन्हें चीना वना कहते हैं। और उस जाल का नाम जो है कि आप चीना वना के नाम से जानते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो चीनी मिट्टी कहते हैं। और जो तलने के लिए जो मतलब सब्जी वब्जी जो है मछली बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको चीना मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। वहाँ के अधिकतर लोग मछली खाते हैं क्योंकि समुद्र जो है कि सामने और समुद्र सामने है तो वहाँ का जो है मछली उत्पादन ज़्यादा है और मछली उत्पादन ज़्यादा है तो उसका जो है कि लोग सेवन भी अधिक करते हैं क्योंकि वहाँ पर मछली सस्ता होगा। जिस चीज़ का उत्पादन अधिक होता है उसका जो है कि मूल्य कम होता है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें लद्दाख और केरल की स्थितियाँ के बारे में वर्णन करें तो दोनों की जो है अलग अलग स्थिति है। दोनों की अलग अलग प्रकार का जो है कि भौगोलिक स्थितियाँ हैं। वहीं हम भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रवाह है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया है। मतलब क्या है कि दोनों क्षेत्रों में जो चीन और अरब के लोगों के आए हुए हैं। जहाँ पर केरल की भौगोलिक स्थिति में
ने मसालों की खेती का संभव बनाया, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। मतलब लद्दाख में जो है कि वहाँ पर ऊन के व्यापारियों को खींचा। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मतलब हम लोग कार्य के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है कि हम लोग यात्रा करते रहता है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्रों के हिस्सा बन जाते हैं वहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को धुल मिल जाते हैं और जो है कि घुल मिल के हम लोग जो है कि रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातों को जो है कि बताया गया। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विविधता में एकता। भारत में विविधता है, लेकिन इसके बाद भी भारत में जो है एकता को देखा जाता है। भारत की विविधता या अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना गया। जो भारत में विविधता है उसे जो ताकत का स्रोत माना गया। ऐसा नहीं कि जो भारत में विविधता है तो इसको कमजोरी का स्रोत मान लिया गया है। अब अंग्रेजों को भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों को अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। मतलब भारत में जो है कि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए जो अनेक भाषाएं, धर्म और भाषा के लोग जो है कि जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग किए थे एक दूसरे का। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को फूट डाल सकते हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने सोचा था यहाँ पर अलग भाषा के लोग, अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग बोली के लोग रहते हैं, तो इन लोग को जो है कि फूट डाला जा सकता है और शासन किया जा सकता है। लेकिन वो संभव जो है नहीं हो पाया क्योंकि उसमें काफ़ी विविधता है और इस तरह का उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे के चाह कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक साथ थे। लेकिन जो है कि भले विभिन्नताएं हों, लेकिन जो है कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए जो है कि सारे लोग इकट्ठे और एक साथ खड़े हुए थे। दिन खून के हमारे, यहाँ पर एक कविता दिया है, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, शायद ने हमारे चुन चुन के फूले तोड़े हैं, वीरान इन चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे, यहाँ पर फिर है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना, गोली खाए सोए हैं जालिया बाग में हम। जालिया वाला बाग जो है कि उसके बारे में भी तो हम लोग जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो है जो मेजर डायर के लिए जनरल डायर जो है कि जो गोलियां चलाया था उसमें जो है कई सारे लोग जो है कि मारे गए थे। सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे भूल ना जाना, हिंदू हो मुस्लिमों की होती आज होली, बहते एक रंग के दामन भीगे जाना, दिन खून के हमारे भूल ना जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन हमारे भूल ना जाना। भारतीय जन नाटक संघ, ये जो लिया गया भारतीय जन नाटक संघ से लिया गया। यहाँ पर देखिए आज़ादी के लिए जो झंडा फहराया जा रहा है, नेहरू जी का जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या है। यह गीत अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। मतलब जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल डायर ने जो है गोली कांड किया था, उसके बाद इस चीज़ को जो है कि इस कविता का निर्माण किया गया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों को खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करने में ये जमा हुए थे। उसमें बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों को याद में गाया गया है। मतलब उन सारे शहीदों के याद में जो है गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चीन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे का परिकल्पना की गई थी। जो भारतीय झंडा आज हमें दिखाई देता है जो यहाँ पर है, वो स्वतंत्रता के समय ही जो
जो है कि इसका जो है कल्पना की गई थी। इस झंडे के सहारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। मतलब भारतीय एकता जो है बाहर से कोई थोप दिया ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाएं हैं। इसमें विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। और जो नेहरू ने जो है कि अनेकता में एकता का विचार देने का कार्य जो है किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता का एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। मतलब यहाँ पर जो है कि एक कार्य दिया गया है कि जो है कि राष्ट्रगान किस प्रकार से अनेकता में एकता का जो वर्णन करता है, इसको लिखने के लिए कहा गया है। तो इसे जो है कि आप करिए। और यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न आप जो है कि यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।